दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2021 की दूसरी किस्त आज जारी करेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि सोमवार 9 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना से जुड़े 9 करोड़ 75 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों को 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। जी हां, आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2021 की किस्त भेजने के कार्यक्रम में देश के किसानों से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। दोस्तों बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के गांव की सूरत को बदलने के लिए बिहार सरकार अगले 5 सालों में 22,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जहां खबर के अनुसार इस पैसे से गांव का विकास किया जाएगा। जहां साथ ही साथ हर घर नल जल, नाली गली पक्कीकरण योजना और स्ट्रीट लाइट जैसी योजनाओं की मरम्मती का काम किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों की सड़कें भी चकाचक होगी। जहां बिहार सरकार सभी गांवों को शहरों की तरह हर सुविधा का लाभ देने जा रही है। अब शहरों की तरह गांव की सड़कों को साफ रखने के लिए भी बहुत जल्द सफाई कर्मी तैनात किए जाएंगे। इसको लेकर भी तैयारियां चल रही है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में 116 वर्षों बाद मंदिरों की भूमि का सर्वे किया जाएगा। यानी कि 116 सालों बाद बिहार के मंदिरों की जमीन का सर्वे किया जाएगा। साथ ही साथ इन जमीनों की घेराबंदी की जाएगी और जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराया जाएगा। खबर के अनुसार सरकार की तरफ से 20 जिलों में भूमि सर्वे का काम टीम बनाकर शुरू कर दिया गया है। इस सर्वे में किस मंदिर मठ के पास कितनी जमीन है उसका डेटा तैयार किया जाएगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पटना में जिला प्रशासन के साथ विधि मंत्री की बैठक हुई। इस बैठक में धार्मिक न्याय बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि मठ मंदिरों की जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया जाएगा और इसे अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। पटना समेत बिहार के कई जिलों में मठ मंदिरों के पास काफी मात्रा में जमीन है, लेकिन उस जमीन पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। बिहार सरकार अब इन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर कई तरह के कदम उठा रही है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल, मगध समेत बिहार के सभी जिलों में 1 सितंबर से गाड़ी चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर परिवहन विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। खबर के मुताबिक बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चलने वाले गाड़ियों पर 1 सितंबर से विशेष जांच अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। अगर आपके पास गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। आपको बता दो कि बिहार परिवहन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने गाड़ियों का अनिवार्य रूप से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लें, क्योंकि इसको लेकर बिहार में सख्ती शुरू होने वाली है। दरअसल बिहार सरकार अब बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ियों से सड़क दुर्घटना या फिर मृत्यु होने पर उस गाड़ी को पुलिस द्वारा जब्त करके नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको केडीबी लाइव के माध्यम से पहले भी ये न्यूज दिया गया था। दोस्तों बिहार में 7 अगस्त से शुरू अनलॉक के 5वें चरण यानी कि अनलॉक 5 में सिनेमा घरों को खोलने का आदेश तो दे दिया गया है, लेकिन वे अभी नहीं खुले हैं। संचालक कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस के साथ 13 अगस्त से सिनेमा घर चालू करेंगे। इस बीच कोई नई फिल्म रिलीज नहीं होने के कारण भी समस्या आई है। माना जा रहा है कि बिहार के सिनेमा घर हिंदी में डब फिल्म कंज्यूरिंग के साथ खुलेंगे। बिहार में नीतीश सरकार कोरोना संक्रमण में आई कमी के बाद राज्यों को धीरे धीरे अनलॉक कर रही है। इसके तहत 7 अगस्त से अनलॉक 5 में कई छूटें दी गई है। सिनेमा घरों को भी 50% सीटों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इसके पहले सिनेमा घर संचालकों को तैयारी का मौका नहीं दिया। इस बीच कोई नई फिल्म भी रिलीज नहीं हुई है। इस कारण से संचालकों ने सिनेमा घर खोलने के लिए 13 अगस्त का समय निर्धारित किया है।
दोस्तों आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। जहां पटना में जातीय जनगणना की मांग को लेकर पार्टी ने शनिवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान जगदानंद सिंह ने मंच से कहा कि जींस पहनने वाले राजनीति नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गरीबों, किसानों और संघर्ष करने वालों की पार्टी है। जींस पहनते हो तो फिर कभी नेता नहीं बन पाओगे। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने आगे कहा कि जो धरने पर नहीं बैठ रहे हैं वे आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और हमारे जुलूस में घुस आए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग करने आए हो क्या? अगर राजनीति करने आए हो तो फिर धरना पर बैठो, आंदोलन करना सीखो। ये युवा नेताओं के लिए प्रशिक्षण का समय है। आपको बता दें कि प्रशासन ने आरजेडी के प्रदर्शन को इनकम टैक्स चौराहे के पास रोक दिया था। वहीं जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है। जहां दोनों ही पार्टी ने उन्हें अपनी मानसिकता बदलने की नसीहत दी है, सलाह दी है। दोस्तों दरभंगा एयरपोर्ट के नाम पर उठा विवाद पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है और हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। जी हां, याचिकाकर्ता के द्वारा दिए गए नाम पर सरकार को विचार करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। जी हां, याचिकाकर्ता ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम पर रखने की मांग करते हुए पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जबकि बिहार सरकार दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति के नाम पर रखने पर अपनी स्वीकृति दे चुकी है। दूसरी ओर महाराजा कामेश्वर सिंह के पोत्र ने कोर्ट के आदेश पर खुशी जताई है। दरअसल दरभंगा एयरपोर्ट के नाम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जनहित याचिका दायर करने वाले संजय राय ने बताया है कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा 13 लोगों तक निर्देश की कॉपी पहुंचाने का आदेश दिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के दिए गए बयान पर केंद्र सरकार के साथ बिहार सरकार को विचार करने का आदेश दिया है। दोस्तों देश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। जहां महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जहां वहीं बिहार में भी मानसून आफत लेकर आता है। जहां ऐसे में मधुबनी, पश्चिमी चंपारण समेत कई जिलों में नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगता है। इसी बीच बिहार के पश्चिमी चंपारण के रामनगर प्रखंड में बारिश से आई भयंकर बाढ़ ने गर्दी गाँव में तबाही मचा रखी है। यह बाढ़ की वजह से भूमि का कटान हुआ है। 15 फीट गहराई की गई जमीन बह गई है। लेकिन इस साल यह एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। दरअसल यहां भयंकर बाढ़ के बावजूद भी एक 600 साल पुराना 100 फीट गहरा कुआं टस से मस न हुआ। जहां अपनी जगह पर टिका रहा। यह कुआं एक मजबूत और ईमानदार विरासत की अमर कहानी भी है। जहां यही नहीं, इस कुएं को लेकर पहले भी कई तरह की चर्चाएं, कहानियां बताई जाती रही थी। लेकिन अब इसकी ऊंचाई चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक 15 जून के पहले कुआं जमीन की सतह से लगभग 2.5-3 फीट ऊंचा दिखाई देता था। लेकिन अब बाढ़ में जमीन बहने के कारण कुएं की दीवार 15 फीट तक साफ दिख रही है। 98 साल के ग्रामीण ने कुएं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आजादी से पहले कुएं का किनारा अंदर लकड़ी से बांधा था, लेकिन सरकार ने बाद में 100 फीट गहरे कुएं में पक्का प्लास्टर करवा दिया था। बताया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से हरहाड़ा नदी में बाढ़ आने से 15 फीट जमीन को अपने साथ बहा ले गई। जब बाढ़ ने यहां ऐसी तबाही मचाई है कि गांव के सैकड़ों घर पानी में बह गए हैं। जहां क्या रास्ता, क्या पेड़ पौधे, सब कुछ तहस नहस बर्बाद हो गए हैं। अपनी जगह अटल रहा तो बस यही कुआं बचा हुआ है। दोस्तों बिहार के पटना, गया, भागलपुर, समस्तीपुर समेत बिहार के कई शहरों में 16 साल से बहुत से बच्चे स्कूटी चलाकर कोचिंग जाते हैं। इन बच्चों के लिए भी डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी हो गया है। इसको लेकर बिहार परिवहन विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार बिहार में जिला परिवहन कार्यालय से बगैर गियर वाले गाड़ी को भी चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करने होंगे। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद जिला परिवहन कार्यालय से लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए 420 रुपए शुल्क जमा करना है। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस की काउंटर पर प्रतिनियुक्त कर्मचारी बायोमेट्रिक तरीके से बच्चों की हस्ताक्षर और फोटो लगेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इन सभी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद लर्निंग लाइसेंस मिलेगा। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए बिहार परिवहन विभाग की वेबसाइट पर विजिट करें और यह वेबसाइट है www.parivahan.gov.in। इस पर जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस अपने बच्चों के लिए बनवाएं। दोस्तों बिहार में छात्र आरजेडी ने भी आयास को बचाने के लिए छेड़ी गई इस मुहिम में योगदान देने की पहल की है। जहां स्पाइन मस्कुलर एस्ट्रोफी यानी कि SMA बीमारी से पीड़ित 10 महीने के आयास की मदद के लिए अब पटना से लेकर बिहार के सभी जिलों के लोग मदद को आगे आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में हुए छात्र आरजेडी की बैठक से पहले मंच पर आयास के लिए एक डोनेशन बॉक्स लगाया गया, जिसमें अलग अलग जगह से पहुंचने वाले लोग आयास के इलाज के लिए पैसे डोनेट कर रहे हैं। जहां डोनेशन बॉक्स
टॉक्स के बारे में बताते हुए छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव ने बताया है कि अयास के लिए तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में संगठन द्वारा एक पहल की गई है, जिसमें बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचे छात्र आरजेडी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अध्यक्ष और कार्यकर्ता अपनी इच्छा से अयास के इलाज के लिए डोनेशन किया। दोस्तों, कई राज्यों में भारी बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं कई राज्यों में बाढ़ से बुरा हाल है। जहां दिल्ली एनसीआर के कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है, जहां बिहार में भी यही हाल है। सुबह से जारी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जहां मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को भारी बारिश से अब राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों पर बना कम दबाव का क्षेत्र अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। जहां वही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अगले 3 दिन तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि 10 अगस्त से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और देश के पूर्वी हिस्से में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। जहां पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद यहां मानसून कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बिहार में डीजल और पेट्रोल की कीमतों के बढ़ते ही नकली डीजल बनाने का काम शुरू हो गया है। जहां पश्चिमी चंपारण जिले में पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो बड़े पैमाने पर केरोसिन तेल में केमिकल मिलाकर नकली डीजल बनाने का काम करता था। जहां हैरत की बात तो यह है कि डीजल का यह काला कारोबार जिला मुख्यालय बेतिया में चल रहा था। जहां वहीं पुलिस ने इस गिरोह के 4 साथी ठगों को गिरफ्तार किया है जो नकली डीजल बनाकर मोटी कमाई कर रहे थे। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी चाहिए तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। जी हां, अगले कुछ महीने के दौरान बिहार में 10 अलग अलग वैकेंसी में 10,000 से भी अधिक पदों पर बम्पर बहाली होने जा रही है। इसके अलावा पुलिस विभाग में स्पोर्ट कोटा से बहाली की प्रक्रिया जारी है। बिहार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने भी यानी कि ESIC ने भी डॉक्टरों के 36 पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप इच्छुक है यानी कि नौकरी करना चाहते हैं तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आगे भी आपको इसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। जी हां, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया है कि बिहार में जल्द ही 10,000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। उन्होंने बताया है कि 4,353 राजस्व कर्मियों, 1,768 अमीन और 3,883 डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इस बीच बिहार पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। बिहार पुलिस में स्पोर्ट कोटे के तहत सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी है। इसकी आखिरी तिथि 9 अगस्त है, यानी कि आज ही लास्ट डेट है। अभ्यर्थी बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट biharpolice.bis.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 81 सब इंस्पेक्टर एवं 85 कांस्टेबल के पद भरे जाने हैं। स्पोर्ट कोटा के नौकरी के लिए अभ्यर्थी का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होना अनिवार्य है। सब इंस्पेक्टर पद के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री तथा कांस्टेबल के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। दोस्तों, सालों से अधर में लटके पूर्णिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग अब एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। जहां सीमांचल और कोसी के लोगों ने अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाया है। लोगों ने ट्विटर पर हैशटैग पूर्णिया एयरपोर्ट LA की मुहिम छेड़ी है। यह सुबह से ही ट्विटर पर पूर्णिया हवाई अड्डे की मांग तेजी से ट्रेंड करने लगा है। जहां महज कुछ ही देर में यह हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करता नजर आया। जी हां, लोगों ने कहा है कि इसके जरिए वे सरकार को उनका वादा याद दिला रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा के दौरान बिहार में जिन 4 हवाई अड्डा की शुरुआत किए जाने की बात कही थी, उनमें से एक पूर्णिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। लिहाजा मैकेनिकल इंजीनियर नीरज कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने को लेकर अपनी मुहिम में लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राजधानी पटना से सीमांचल और कोसी की दूरी 300 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है। ऐसे में अति आवश्यक कार्यों पर सीमांचल कोसी के साथ जिलों की करोड़ों की आबादी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां वहीं इसकी शुरुआत के बाद सीमांचल और कोसी के लोगों को हवाई सफर के लिए पटना या फिर बागडोगरा जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों पोस्टर वार छिड़ा हुआ है। पोस्टर वार के सियासी जंग में रविवार को 2 ऐसे पोस्टर सामने आए जिसमें दोनों दलों में मचे घमासान सड़क पर उतर गए। जहां राजधानी पटना की सड़कों पर रविवार को 2 पोस्टर लगे, एक जेडीयू की ओर से तो दूसरा आरजेडी का पोस्टर लगा। जहां राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के पोस्टरों से पार्टी के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव गायब दिखे, तो दोपहर होते होते तक जेडीयू के भी एक पोस्टर ने बवाल मचा दिया और सड़क पर चर्चा तक छिड़ गई।
यह दरअसल पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़कर केंद्र में मंत्री बने आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए जो पोस्टर लगाया गया, उसमें जेडीयू के सबसे बड़े चेहरे यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तक को जगह नहीं मिली। यह साथ ही इस पोस्टर से संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी नदारद दिखे। एक साथ पार्टी के दो बड़े चेहरों को पोस्टर में जगह नहीं मिलने से बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई है। इसके साथ ही इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या ललन सिंह की ताजपोशी से आरसीपी सिंह का खेमा नाराज चल रहा है। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह 2 दिन पहले ही पटना पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया था, जबकि आरसीपी सिंह मंत्री बनने के बाद पहली बार 16 अगस्त को पटना आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार घूमना चाहते हैं तो आज हम आपको बिहार के 5 बेस्ट बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताएंगे, जिन जगहों पर आप घूमने जा सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पर पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बोध गया के बारे में। तो अगर आप बिहार आए हैं और बोध गया नहीं घूमा तो कुछ भी नहीं घूमा, क्योंकि बोध गया वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ कई तरह के खूबसूरत पार्क के साथ साथ महाबोधि मंदिर है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। उसके बाद बात करते हैं पवापुरी के बारे में। तो बिहार के नालंदा जिले में स्थित पवापुरी बिहार के धार्मिक स्थलों में शामिल है और जैन धर्म वालों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। अगर आप बिहार आए हैं तो एक बार पवापुरी जरूर घूमें। दोस्तों, अब बात करते हैं राजगीर के बारे में। तो बिहार का यह शहर अपनी खूबसूरत वादियों, पहाड़ियों, घने हरे भरे जंगलों, झरने और गुफाओं के लिए फेमस है। यह देश विदेश के लोग इस शहर में घूमने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं मधुबनी के बारे में। तो बिहार का यह शहर अपनी शानदार मधुबनी पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में यानी कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। आप यहां घूमने के लिए आ सकते हैं। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर के बारे में। तो बिहार का यह शहर लीची के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि मुजफ्फरपुर की लीची आप सुने भी होंगे। इस शहर में प्रमुख पर्यटन स्थलों में बाबा गरीबनाथ मंदिर, जुब्बा सहनी पार्क, खुदीराम बोस मेमोरियल, श्री राम मंदिर है। आप इस शहर में घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, बिहार के कटिहार जिले से एक सरकारी टीचर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जहां वीडियो में एक सरकारी शिक्षक मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में आए राशन के खाली बोरे बेचते नजर आ रहे हैं। पूछे जाने पर टीचर ने बताया है कि वे सरकार से मिले आदेश के बाद ऐसा कर रहे हैं। जहां दरअसल कटिहार के कदवा विधानसभा क्षेत्र के कदवा सोनेली बाजार में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक टीचर मोहम्मद तमीजुद्दीन का मिड डे मील के तहत आए राशन के खाली बोरे बेचने का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, टीचर यानी कि शिक्षक मोहम्मद तमीजुद्दीन ने बताया है कि खाली बोरे की बिक्री करके इस राशि को मध्याह्न भोजन के खाते में जमा करने का सरकार ने आदेश दिया है। जहां विभागीय आदेश के खिलाफ तमीजुद्दीन ने सड़क पर अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तंज भी कसे। तमीजुद्दीन कटिहार के कदवा प्रखंड में एक स्कूल में प्रभारी प्रधान अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता होता है, जिसमें नोक झोंक होती है तो फिर केयर करने की भावना भी। जब भाई का दर्द बहन को बर्दाश्त नहीं होता तो बहन का दर्द भाई नहीं सह सकता। जब भाई बहन के प्यार की एक तस्वीर हैदराबाद से सामने आई है। इस तस्वीर में एक 10 साल का भाई है जो बहन को बचाने के लिए चिड़ियों का खाना बेच रहा है। 10 साल के मासूम बच्चे का नाम अजीज है। वह अपनी बहन को बचाने के लिए खूब मेहनत कर रहा है। अजीज की बहन को कैंसर है। अपनी बहन को वो खो ना दे, इस डर से कड़ी धूप में खड़े होकर चिड़िया खाने वाला दाना बेच रहा है, ताकि अपनी बहन के इलाज के लिए कुछ पैसे इकट्ठा हो सके, पैसे जुटा सके। अजीज की बहन का नाम सकीना बेगम है। वह ब्रेन कैंसर से जूझ रही है। सकीना की मां बिल्किस बेगम ने बताया है कि उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। केवल रेडिएशन थेरेपी तक कहीं सरकारी फंड मिला था। दवाई भी बहुत महंगी है। ऐसे में भाई ने बहन के इलाज की जिम्मेदारी उठाई है। वह मां के साथ चिड़ियों का खाना बेचता है। अजीज अपने परिवार की मदद करने के साथ साथ पढ़ाई भी करता है। वह सुबह अपनी मां के साथ बैठकर चिड़ियों का खाना बेचता है, फिर वह शाम को मदरसे से पढ़ाई करके आने के बाद मां की मदद करता है। सोशल मीडिया पर अजीज की स्टोरी वायरल हो रही है। लोग अजीज के बहन के इलाज के लिए मदद देने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। यह क्राउड फंडिंग वेबसाइट भी सकीना के इलाज कराने का फैसला लिया है। रक्षाबंधन आने वाले हैं। ऐसे में अजीज की ये स्टोरी भाई बहन के प्यार की मिसाल पेश करता है। बहन के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत कोई इस नन्हे फरिश्ते से सीखी।
दोस्तों ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में देश के लिए दूसरा और ट्रैक एंड फील्ड में पहला स्वर्ण जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा पर उनकी इस उपलब्धि के लिए देश भर से पुरस्कारों की बरसात हो रही है। हालांकि इस बेहतरीन जीत के बावजूद भी नीरज चोपड़ा की एक ख्वाहिश अभी भी अधूरी रह गई। नीरज चोपड़ा ने कहा कि वे 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कर पाए। दरअसल नीरज चोपड़ा ने अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दिग्गज धावक मिल्खा सिंह को समर्पित किया, जिनका जून में कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कि मिल्खा सिंह स्टेडियम में राष्ट्रगान सुनना चाहते थे। वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका सपना पूरा हो गया। दोस्तों तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरीके से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर जारी धरना प्रदर्शन को 8.5 महीने से भी अधिक बीत चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच बातचीत कई महीनों से बंद है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कृषि कानूनों के विरोध में सबसे अधिक सक्रिय हैं। उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा है कि दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर पूर्व की तरह ही किसानों का यानी कि पहले की तरह ही किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कुल मिलाकर किसान दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर यानी कि शाहजहांपुर, टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं। लखनऊ प्रवास के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक तीनों केंद्र कृषि कानून पूरी तरीके से वापस नहीं हो जाते हैं, तब तक दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वे लोगों से, खास तौर से किसानों से भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करने की अपील करेगा। आंदोलन को मजबूत करने के दावे के साथ साथ मिशन यूपी और उत्तराखंड भी शुरू होगा और जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। पिछले महीने लखनऊ में किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी भरे में अंदाज में कहा था कि अब लखनऊ को भी दिल्ली की तरह बनाया जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली में चारों तरफ से रास्ते सील किए गए हैं, वैसे ही लखनऊ को भी चारों तरफ से घेरा जाएगा। इसकी पूरी तैयारी में है। किसान नेता राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार नए कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, तब तक घर वापसी नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने किसानों से कहा है कि यह समय कदम से कदम मिलाकर किसान हित में चल रही लड़ाई लड़ने का है, इसीलिए हम सब एकजुट होकर किसान आंदोलन में सहभागिता करें। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अवैध चौराहे पर एक कैब ड्राइवर को उछलकर 22 थप्पड़ मारने वाली लखनऊ गर्ल पिछले हफ्ते से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में बनी हुई है। बीच चौराहे पर कैब ड्राइवर को बिना रुके 22 बार थप्पड़ मारने वाली प्रियदर्शनी नारायण यादव पर पुलिस ने कई मामले में केस दर्ज किए हैं। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर लखनऊ गर्ल प्रियदर्शनी नारायण यादव की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारी एक महिला को ले जाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि प्रियदर्शनी नारायण यादव को पुलिस यानी कि यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है सच। दावा है कि कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारने वाले लखनऊ गर्ल की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला जिसने लाल रंग की शर्ट पहनी है, वह कम से कम दर्जन भर पुलिस वालों के बीच में चल रही है। महिला को ले जाते हुए उसके आसपास 4 से 5 महिला पुलिस अफसर भी हैं। मीडिया फोटोग्राफर उसकी तस्वीरें भी खींच रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करके ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया जा रहा है कि वीडियो में लाल शर्ट पहने दिखाई देने वाले महिला कोई और नहीं बल्कि प्रियदर्शनी नारायण यादव है। दावा किया जा रहा है कि कैब ड्राइवर को 22 बार थप्पड़ मारने वाले लखनऊ गर्ल प्रियदर्शनी नारायण यादव को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आपको बता दें कि यह बिल्कुल भी सच नहीं है, यह गलत है, क्योंकि कोरोना काल में किसी को भी बिना मास्क के बाहर निकलने पर पाबंदी है। इस वीडियो में कोई भी मास्क पहने हुए नहीं दिख रहा है। इसके अलावा वीडियो में दिख रहा है कि महिला प्रियदर्शनी नहीं है। वीडियो में जिस महिला को लखनऊ गर्ल प्रियदर्शनी नारायण यादव बताया जा रहा है, असल में यह महिला राजस्थान डॉन अनुराधा चौधरी है, जो कुख्यात गैंगस्टर काला जेटली की सहयोगी थी। वायरल वीडियो 2017 की है। लखनऊ गर्ल प्रियदर्शनी नारायण यादव की गिरफ्तारी की फिलहाल कोई भी आधिकारिक खबर नहीं है। इंडिया टुडे के मुताबिक लखनऊ पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रियदर्शनी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एडीसीपी सेंट्रल लखनऊ चिरंजीवी नाथ सिंह ने बताया है कि वायरल वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वह झूठा है और प्रियदर्शनी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
दोस्तों बिहार में कोरोना की दूसरी लहर थमते ही बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि तय हो गई है। जी हां, 13 अगस्त को 276 केंद्र पर होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति फागू चौहान ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की गई और कई आवश्यक निर्देश दिए। बताया गया है कि परीक्षा में कुल 1,36,772 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यह बैठक के दौरान राज्यपाल ने आदेश दिया है कि बीएड प्रवेश परीक्षा को स्वच्छ और कदाचार मुक्त कराएं। यह परीक्षा आयोजन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होना चाहिए। यह बिहार के 11 शहरों में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 276 केंद्र बनाए गए हैं। दोस्तों कोका कोला कंपनी ने बिहार में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन की मांग की है। जी हां, बिहार सरकार से जमीन की मांग की है फैक्ट्री लगाने के लिए। जहां उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कोका कोला कंपनी बिहार में प्रोजेक्ट लगाएगी, जमीन मांग रही है। नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी जल्द आएगी। हम शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन में विश्वास करते हैं। मक्का, टूटा चावल मिलाकर इथेनॉल बनेगा। जी हां, वे भाजपा के सहयोग कार्यक्रम में लोगों की फरियादें सुनने के बाद मीडिया से मुखातिब थे। जी हां, उन्होंने कहा कि 7 दिन के कार्य दिवस में उद्योग के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाएगी। जब बाराबांकी की पेप्सी कंपनी बेगूसराय में उद्योग लगाने को तत्पर है, इधर कोका कोला कंपनी जमीन की मांग कर रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ फिर से जांच कराने का आदेश वापस ले लिया है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को शुक्रवार को बताया है कि गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल से निलंबित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान के खिलाफ विभागीय फिर से जांच के आदेश वापस ले लिया गए हैं। जहां डॉक्टर कफील खान के खिलाफ विभागीय फिर से जांच के आदेश 24 फरवरी 2020 को दिए गए थे। अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अदालत को बताया है कि 24 फरवरी 2020 के आदेश को वापस ले लिया गया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की अदालत को यह भी बताया गया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई को 3 महीने में पूरा करने के सभी प्रयास किए जाएंगे। जहां अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को करेगी। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर संकट के बादल एक बार फिर से गहराने लगे हैं। जहां चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरांडो कोषागार केस की सुनवाई अब मुकाम तक पहुंचने वाली है। जहां उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले का फैसला 2 महीने के अंदर आ जा सकता है। इस केस की सुनवाई पूरी करने के लिए 6 माह का वक्त निर्धारित किया गया था। अगर मामले में फैसला लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आ जाता है तो उन्हें फिर से जेल जाने की नौबत आ सकती है। यह चारा घोटाले के अन्य मामलों में आधी सजा काट लेने के बाद खराब स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें जमानत मिली है। जहां बीमार लालू जमानत मिलने के बावजूद भी अभी तक पटना या फिर बिहार नहीं आए हैं। इस बीच उनके परिवार और समर्थकों की चिंता फिर से बढ़ने लगी है। जी हां, डोरांडो कोषागार मामले में अब सीबीआई ने मामले में अपनी तरफ से बहस पूरी कर ली है। जी हां, रांची हाईकोर्ट में सोमवार को यानी कि आज मामले की अगली तारीख है। जी हां, अब बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू होनी है। जी हां, बचाव पक्ष की बहस पूरी होते ही कोर्ट मामले में फैसला सुना देगा। इस मामले में भी लालू प्रसाद यादव आरोपित हैं। सीबीआई ने इस केस में लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश की है। यह चारा घोटाले में रकम के हिसाब से सबसे बड़ा मामला यही है। यह केस को जल्द निपटाने के लिए रांची हाई कोर्ट लगातार इसकी सुनवाई कर रहा है। जहां कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई तो फिर अब तक शायद फैसला आ चुका होता। जहां संक्रमण की दूसरी लहर का कहर सुस्त पड़ने के बाद सुनवाई में फिर से गति आ गई। दोस्तों बिहार के सभी नर्सिंग कॉलेज और स्कूलों की जांच होगी। जी हां, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार में चल रही सभी सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज और स्कूलों में बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग के दिशा निर्देश के पालन को लेकर जांच की जाएगी। यह पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ के आदेश के बाद विभाग द्वारा जांच की कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने धीरेन्द्र कुमार द्वारा दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के बाद नर्सिंग कॉलेज और स्कूलों की जांच का निर्देश दिया गया है। यह सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं किए जाने की जांच होगी। जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल 2018 को बिहार सरकार द्वारा नर्सिंग कॉलेज, बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को लेकर जारी दिशा निर्देशों के तहत जारी आवश्यकताओं की जांच की जाएगी। यह साथ ही जरूरी मानकों को पूरा करने वाले राज्यों से संचालित यानी कि चल रही नर्सिंग कॉलेज और स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों इन दिनों बिहार सरकार शहरों की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में पटना को डेवलप करने के लिए मास्टर प्लान 2031 तैयार किया गया है। यह महानगर का एरिया 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। आपको बता दें कि महानगर में पुनपुन से लेकर बीहटा, समतक सहित आसपास के कई छोटे कस्बे भी जुड़ेंगे। जब पटना महानगर के कौन से इलाके में व्यवसायिक, शैक्षणिक, औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र होगा, इसकी पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है। पटना शहर की प्लानिंग पटना मास्टर प्लान 2031 और बिहार अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 2031 के प्रावधानों के तहत होगी।
दोस्तों, भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक का आगाज जैसे शानदार रहा था, अंजाम उससे बेहतर रहा। जी हां, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। जी हां, उन्होंने शनिवार को अपने इवेंट के फाइनल में 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर और ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में देश को ओलंपिक का पहला सोना का तमगा दिलाया। जी हां, नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बातचीत की। जी हां, उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दूं कि पीएम मोदी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे नीरज चोपड़ा से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जब पीएम मोदी वीडियो में कह रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई नीरज जी, आपको चोट भी आई थी फिर भी आपने बड़ा कमाल कर दिया। ये मेहनत के कारण होता है। जब आप जा रहे थे तो मैंने आपको देखा, आपके चेहरे में आत्मविश्वास था, ना कि दबाव। आपने ऐसा काम किया है कि हमारे देश के बच्चों का मन स्पोर्ट में करियर बनाने का करेगा। आपके माता और पिताजी को मेरी ओर से प्रणाम कहिए, राधा कृष्ण जी को बधाई कहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर भी लिखा है कि गोल्ड जीतने के बाद मैंने नीरज से बात की और उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। दोस्तों, आज के समय में अलग तरीके से फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सभी को सचेत रहने की जरूरत है, नहीं तो फिर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जहां ईमेल, ओटीपी और एसएमएस के जरिए फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अब हैकर्स इंटरनेशनल कॉल के बहाने लोगों को चुनाव लगा रहे हैं। इसको लेकर सरकार लगातार लोगों को वार्निंग दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसके शिकार हो जाते हैं। इसी कड़ी में दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी भी लगातार सभी मोबाइल यूजर्स को मैसेज भेजकर एक तरह के फ्रॉड से बचने की सलाह दे रहे हैं। डीओटी के जरिए आज भी कई यूजर्स को ऐसा वार्निंग मैसेज भेजा गया है, जिसमें उन्हें किसी भी तरह के इंटरनेशनल कॉल फ्रॉड से बचकर रहने के लिए कहा गया है। अगर आपके पास 9 नंबर वाले कॉल आ रहे हैं तो फिर आपको बता दें कि ये एक फ्रॉड कॉल हो सकता है और डीओटी के अनुसार आपको उन्हें तुरंत इसकी जानकारी देनी चाहिए। ऐसे कॉल्स आमतौर पर स्कैम होते हैं और इनसे बचकर रहना बेहद जरूरी है। इसके अलावा और भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स लगातार इस तरह के कॉल से बचने की वार्निंग देते हैं। जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल द्वारा यूजर्स को लगातार मैसेज भेजकर इसकी जानकारी भी दी जाती है और बताया जाता है कि किसी भी कॉल्स, मैसेज आदि पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, असम और मिजोरम के बीच चल रहे सीमा विवाद में भले ही दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों ने सीमा विवाद समझौता पर हस्ताक्षर कर लिए हों, लेकिन अभी भी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि हमारे सभी पड़ोसी राज्यों ने हमारी जमीन का कुछ हिस्सा ले लिया है। इस मामले को जल्द सुलझाया जाना चाहिए। असम सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि सीमा विवाद जल्द सुलझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस मामले में मैं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलूंगा और इसके साथ ही चिट्ठी लिखकर इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अवगत कराऊंगा। दोनों राज्यों के जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से जारी एक बयान में कहा था कि राज्य की सीमा पर दोनों राज्य अपने अपने वन और पुलिस बलों को गश्त, वर्चस्व परिवर्तन या फिर उन क्षेत्रों में नए सिरे से तैनाती के लिए नहीं भेजेंगे जहां हाल के दिनों में दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच टकराव हुआ था। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।